Hello dear aspirants, I welcome you all in our next video. I hope you all are doing well. आप लोग का मेंस आने वाला है. आप लोग मेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस और मैथ्स को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं. बट बहुत एक जो बड़ी दिक्कत है जो मैथ्स ऑप्शनल वाले लोगों को आती है, दैट इज कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें. अभी हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं. अभी हमको जीएस रिवाइज करना है, जीएस के नोट्स बनाने हैं, उसकी आंसर राइटिंग करनी है, उसमें टेस्ट सीरीज लेनी है, लिखनी है, और हमको और भी बहुत सारे वैल्यू एडिशन करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. उसके अलावा मेरे को मैथ्स में भी अपने आप में सिलेबस बढ़ा है, पेपर 2 के बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं, या फिर और भी जो भी चीजें हमको मैथ्स में करनी है उसके भी सिमुलेशन देना है, बुक से प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज करना है एंड ऑल. तो बहुत सारी चीजें हैं और चीजें कुछ भी नहीं हो पा रही हैं फिर. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हाउ वन कैन मैनेज जीएस एंड मैथ्स ड्यूरिंग दिस फेज. मैनेजिंग जीएस एंड ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग दिस प्री एंड मेंस इट इज जस्ट लाइक फ्लाइंग अ डबल इंजन एयरक्राफ्ट. अगर एक भी इंजन खराब हो गई तो प्लेन क्रैश हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपका जीएस या फिर मैथ्स या आपका जो भी ऑप्शनल है, अगर इन दोनों में से एक भी चीज थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, मान लीजिए आपने जीएस बहुत अच्छे से कर लिया बट आपने अपना ऑप्शनल अच्छे से नहीं तैयार किया, या फिर आपने अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से कर लिया और जीएस नहीं अच्छे से तैयार किया, तो जो भी आपका वीक एरिया रह जाएगा उसमें स्कोर गिर जाएगा एंड हेंस आपका इंटरव्यू कॉल भी ना आए शायद. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों ही चीज को बैलेंस करके चल रहे हो. अब बैलेंस कैसे होगा सर? हमारे पास डेज तो लिमिटेड है और डेज के साथ साथ हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है. एक दिन में कितना टाइम देना है, दैट इज ऑल्सो लिमिटेड. इसी वजह से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज योर टाइम और हाउ टू मैनेज जीएस एंड मेंस टुगेदर. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज माइक्रो स्केड्यूलिंग. आपको माइक्रो स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि इस तारीख तक मेरा पूरा मैथ्स हो जाएगा या फिर इस तारीख तक मेरा जीएस का ये पोर्शन हो जाएगा. आपको वीकली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे. देख लीजिए अभी 50 दिन है ऑलमोस्ट, तो इन 40-50 दिन में हम कैसे वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं. वीकली टारगेट सेट करने के बाद आपको डेली बेसिस पर भी अपने टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि आज मेरे को ये चीजें करनी है, कल मेरे को इतना पोर्शन कवर करना है, और ऐसे आप टारगेट्स बनाएंगे. इसमें आप एक दिन का बफर रखेंगे. बफर फॉर व्हाट? बफर कुड बी ईदर फॉर रिवीजन और इट कुड बी ईदर फॉर अगर आपका कुछ भी पोर्शन बच गया है उस लेफ्ट आउट पोर्शन को इस टाइम में हम कवर कर रहे होंगे. इस बफर को हम टेस्ट पेपर सिमुलेट करने में भी यूज करेंगे. कोई भी मैथ का टेस्ट दे दिया, जीएस का टेस्ट दे दिया, वो 3 घंटे में आपको कैसे चीजों को कवर करना है वो सब हम इस एक दिन वाले बफर में देख रहे होंगे. अगर आपका ये भी कुछ नहीं हुआ तो यू वुड बी फोकसिंग ऑन एसे. ऐसे पर आप फोकस कर रहे होंगे. ठीक है. इन चीजों के अलावा आपको जो सेकंड चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डिवीजन ऑफ द टाइम. आप कैसे टाइम को डिवाइड करें, कैसे आप अपने दिन को डिवाइड करें. जनरली लोग सोचते हैं कि 50-50% हम टाइम दे देते हैं, 50% जीएस, 50% मैथ्स. बट ऐसा नहीं करेंगे. यू हैव टू अलॉट अ 60-40 टाइम. 60% या 40% टाइम आप दे रहे होंगे. इवन 60-40 भी ना हो तो अगर आपका बहुत ही वीक है कोई एक सब्जेक्ट तो आप 70-30 भी दे सकते हैं. इससे कम मत देना वरना वो 30 बाद वाला सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. इसमें क्या कर रहे होंगे सर? ये जो 60% टाइम दिया है ये वीक सब्जेक्ट को दिया है. इट कुड बी ईदर जीएस और ईदर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. उस वीक टाइम में आप अपनी क्रिटिकल गैप्स को फिल करेंगे. जो भी गैप्स हैं इस सब्जेक्ट में उसको आप फिल कर रहे होंगे, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे और उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे. थर्ड थिंग इज अब डेडिकेटेड स्लॉट्स देंगे. डेडिकेटेड स्लॉट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स. मतलब जीएस के लिए एक अलग स्लॉट रहेगा, है ना, मैथ्स के लिए अलग स्लॉट रहेगा, और वो डेडिकेटेड आपका फिक्स है कि हाँ इतने बजे मेरे को जीएस करना है, इतने बजे. और उसमें आप लोग फिर रिजिड भी रहेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं. मान लीजिए मेरे को 3 बजे तक, 3 PM तक मैथ्स करना है,
बट मेरे 5 सवाल बचे हुए हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि 1 घंटा और उसे एक्सटेंड करके 4 पीएम कर दूं। इसमें 2 चीज होती है, एक तो आपका मेंटल फटीग होता है ना, आप थक जाते हो सब्जेक्ट को करते-करते, तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाती है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्योंकि एक बार वैसे ही थक गए, अब उसमें एफिशिएंसी नहीं आएगी, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, तो अपने आप में कॉम्प्रोमाइज होगा। इसके बजाय अगर आप रिजिड स्लॉट्स रखें, मान लीजिए 3 बज गए और आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैथ्स के, तो द टाइम हैज गॉन, आपका काम हो गया, अब आप उसको बंद करेंगे और आप अपना सब्जेक्ट स्विच करेंगे, आप जीएस पर आ जाएंगे। ये तो बहुत ब्रूटल है। ब्रूटल नहीं, आपको कुछ दिन तक ऐसा लगेगा कि हाँ इट इज नॉट रिवॉर्डिंग यू अलॉट, मतलब 2-3 दिन तक, बट आप बाद में देखेंगे कि ये एक पैनिक वाली सिचुएशन हमारे ब्रेन में डेवलप करती है। आप एक बात बताइए, अगर आपके पास 1 महीना है एग्जाम के लिए, 1 मंथ, यू हैव 1 मंथ फॉर द एग्जाम, है ना, एंड सेकेंड थिंग इज यू हैव 1 वीक फॉर द एग्जाम, किस फेज में आपको ज्यादा प्रोडक्टिव स्टडीज होंगी? 1 महीना बचा हुआ है या फिर 1 वीक बचा हुआ है? डेफिनेटली सर, अगर 1 वीक बचा हुआ है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा या करूंगी, और ज्यादा फोकस करूंगा या करूंगी, और उसमें जैसे अच्छे से अपने दिन को चैनलाइज करेंगे हम, और फिर उसमें और भी जो टाइम वेस्ट होता है उसको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, और ये ज्यादा पैनिक वाला और ज्यादा फोकस स्टडी भी इसमें हो रही होगी। वही फोकस्ड और पैनिक मैं इधर डेवलप करना चाह रहा हूँ। आप एक रिजिड स्लॉट बनाएंगे, अगर उस टाइम तक आपने जो भी सोचा है, जो भी आपने डिसाइड किया डेली बेसिस पे, जो आपका टारगेट है, अगर वो ना हो पाए, तो फिर आपकी एफिशिएंसी अपने आप देखना आखिरी वाले आवर में अपने आप बढ़ जाएगी 2 से लेके 3 बजे तक, और फिर आप उस चीज को कंप्लीट भी कर पाएंगे। इसलिए हमको डेली एक डेडिकेटेड स्लॉट्स रखने हैं। नेक्स्ट थिंग इज, आप कोई भी चीज को, ये जनरली सेकंड मेंस वालों के साथ ज्यादा हो रहा होता है और थर्ड मेंस वालों के साथ, नाउ दोज गाइज नो कि उनकी वीक एरियाज क्या है, उनको कहां पर काम करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस वीक एरिया पर बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, और जो इजी एरिया था, जो उनको आता था, जो उनका फोर्टे था बेसिकली, उस पर वो लोग उतना टाइम नहीं देते, और रिजल्ट क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस गिर जाती है ना। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। जनरली क्या होता है, हमारा जो पेपर 2 है उसमें डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, वी कंपेयर दिस विद पेपर 1। कैसे? मॉडर्न एल्जेब्रा है, रियल है ना, उसके बाद फ्लूइड एंड मैकेनिक्स है, इवन कभी कभी जो कॉम्प्लेक्स या फिर पीडी के कुछ क्वेश्चंस हैं, चारपेट एंड ऑल, क्लेरिएट वगैरह, है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस वगैरह, तो ये सब डिफिकल्ट टॉपिक हैं। आप इसके कारण पेपर 1 को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप अच्छा खासा टाइम इसमें देंगे। मैं नहीं बोल रहा आप 50-50% टाइम दोनों को दें, बट आप कम से कम 60-40 या फिर 65-35% टाइम तो दें, है ना। इस टाइप से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो दोनों ही 250 नंबर का पेपर है, बट अगर आपने जो चीज वीक थी उसको स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में उसको ज्यादा टाइम दिया और वो स्ट्रॉन्ग हुई भी नहीं, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया था उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका दोनों ही चला गया एक तरह से। तो फोकस ऑन बोथ दीज टॉपिक, ये जीएस और मैथ्स में भी लागू होता है। मान लीजिए अगर आपका जीएस अच्छा है और मैथ बहुत वीक है, तो आप फुली मैथ्स नहीं कर सकते, या वाइसे वर्सा, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है और जीएस वीक है, तो आप पूरा मैथ्स छोड़ भी नहीं सकते, है ना। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये बैलेंस वो नहीं है 50-50% वाला, ये आपको स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कितना टाइम इसको देना है, कितना नहीं देना। इट कुड बी 60-40, और इट कुड ऑल्सो बी 65-35, है ना। इस टाइप से आप कुछ भी एक नंबर अपना चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, यू हैव टू पुश अलॉट। अब वो फेज आ गया है, लास्ट के 50 डेज बचे हैं, अब आपको पुश करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ाओ, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ो, एंड इट इज टोटली फीजिबल, है ना। आप आराम से अपने 8 घंटे निकालो अपने बाकी चीजों के लिए, इवन ऐसे 10 घंटे भी कर सकते हो, बाकी का टाइम आप पूरी पढ़ाई को दीजिए, और आप अच्छे से कर पाएंगे। एक चीज का बस याद रखना, इसमें बर्नआउट नहीं होना, है ना, बर्नआउट नहीं होना। बर्नआउट ना होने के लिए क्या करना है, अपनी फिजिक का भी ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत आप वॉक कर लीजिए घर पर बात करते टाइम, या फिर थोड़ा रनिंग कर लीजिए, इस टाइप से आपको उस टाइम को मैनेज करना है। थोड़ा डाइट पे फोकस करना है, अभी उतना जंक नहीं खाना, उतना ऑयली नहीं खाना, फ्रेश खाना है, फ्रूट्स वगैरह खाइए, सैलेड वगैरह खाइए, है ना। थोड़ा एनर्जेटिक रहना है इस टाइम, और थोड़े ब्रेक लेने हैं। ये ब्रेक प्लान्ड ब्रेक होंगे, ऐसा नहीं कि हाँ चलो सर ने बोला था ब्रेक लेना है तो हम मसूरी घूम कर आ जाते हैं, है ना।
ब्रेक लेना है। ब्रेक कैसे? प्लान ब्रेक। आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लें, टी ब्रेक ले सकते हैं बीच बीच में, या फिर आप कुछ भी घर वालों से बात करके ब्रेक ले सकते हैं, फ्रेंड से बात करके, बट ये डिसाइडेड ब्रेक होंगे और उतने लिमिटेड टाइम के लिए रहेंगे। ठीक है। आप इवन मैथ्स को यूज कर सकते हैं ब्रेक लेने के लिए। कैसे? कि सर मैं जीएस पढ़ते पढ़ते थक गया, तो अब मैंने मैथ्स को उठा लिया, 1 घंटे मैथ्स पढ़ लेता हूँ, फिर मैं फिर से जीएस पे स्विच कर जाऊंगा, है ना। या फिर मैं मैथ्स पढ़ते पढ़ते थक गया, मैं जीएस को उठा लेता हूँ, 1 घंटा आंसर राइटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं फिर से मैथ्स पर स्विच कर जाऊंगा। तो इस टाइप से यू कैन यूज मैथ्स एज प्रोडक्टिव ब्रेक्स। थर्ड थिंग इज पीक प्रोडक्टिव आवर्स का यूज करो। कौन से होते हैं पीक प्रोडक्टिव आवर्स? पीक प्रोडक्टिव आवर्स, ये प्रोडक्टिव आवर्स हैं, मतलब जो गोल्डन आवर्स होते हैं, मॉर्निंग वाला फेज, है ना। गोल्डन आवर्स, गोल्डन आवर्स जरूरी नहीं है मॉर्निंग वाला फेज हो। ये वो फेज होता है जब हम एकदम सोकर उठ जाते हैं। जब हम सोकर उठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिमाग एकदम फोकस्ड रहता है, दिमाग में कुछ भी इश्यूज नहीं है। यही आप कंपेयर करो जब आप सोने जा रहे होते हो, तो दिमाग में 10 चीजें चलती हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, घर का कुछ, पढ़ाई का कुछ, ब्ला ब्ला। बट इसमें, इस वाले फेज में आपके पास कुछ भी नहीं है। और वो गोल्डन आवर क्या है? जैसे ही आप सो के उठो, इट कुड बी 4 AM, इट कुड बी 6 AM, 8 AM, 10 AM, इट डिपेंड्स आप रात को कितने बजे सोए हो और आपकी क्वालिटी स्लीप हो गई या नहीं। एक बार आप सोकर उठ गए, देन इस घंटे को, उस 1 घंटा या 2 घंटे वाले फेज को हम बोलेंगे गोल्डन आवर्स। इसमें फोकस करो, आप वो वाले टॉपिक करें जो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, है ना, या फिर जिसमें आपको इनर्शिया होता है। इसमें आप जीएस के वो टॉपिक्स को उठाएं, इसमें आप मैथ्स के वो टॉपिक को उठाएं। कुछ लोग आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, तो इस फेज में आप आंसर राइटिंग करिए, है ना। बाकी आप दूसरे फेज को कैसे यूज कर सकते हैं? मैथ्स एक्चुअली सब्जेक्ट कैसा है? एंगेजिंग है ना, एंगेजिंग। जीएस रिवाइज करने में लोगों को इनर्शिया होता है, वो कर नहीं पाते, तो उसको इस फेज में करो। मैथ्स एंगेजिंग है तो इसको लो प्रोडक्टिव वाले फेज में करो। लो प्रोडक्टिव मतलब, फॉर एग्जांपल लंच कर लिया, लंच के बाद या डिनर कर लिया, डिनर के बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या फिर कभी भी दिन में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो हम मैथ्स कर लेंगे, उसमें हम एंगेज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने टाइम को बैलेंस कर सकते हो बिटवीन मैथ्स एंड जीएस। नेक्स्ट थिंग इज, जीएस में आप कैसे, या मैथ्स में आप कैसे अपना टाइम और बचा सकते हो। सी, सिलेबस बहुत ह्यूज है, बट द थिंग इज, जीत उसी की होती है जो इसमें परफेक्शन पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए, परफेक्शन इन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए फोकस करे कंप्लीशन पर, कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, है ना। एक लेयर हमारी पूरी सिलेबस की हो जाए लगभग। कंप्लीशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पीएचडी, है ना। आपको कोई भी एक टॉपिक के अंदर उतना नहीं जाना, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली हमको बहुत जाना है। देखिए, आप सरफेस सरफेस से एक बार पूरे सिलेबस, मान लीजिए इलिप्स है एक तरह से, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, आप इसको कवर कर लीजिए। अब अगर आप कोई भी टॉपिक के अंदर चले गए ना, तो वो तो आप बहुत अंदर जाते चले जाएंगे, आप बाहर नहीं आ पाएंगे। सर ये सब तो बातें मेरे को वैसी लग रही हैं कि ये बोलने वाली बातें हैं, बोल बच्चन टाइप। आप थोड़ा अच्छे से समझाइए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। मैं ही बोलना चाह रहा हूं, जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है आपको, जो भी टॉपिक उतना ज्यादा पीवाईक्यूज में नहीं आता, या फिर जिसकी ईल्ड उतनी ज्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई भी डेरिवेशंस वगैरह, उनको आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, है ना। उनको आप अभी के लिए छोड़ दीजिए। जैसे कि हम देखें, कुछ लो ईल्ड वाले टॉपिक्स होते हैं, पीवाईक्यूज से आपको आइडिया लगेगा, जिन पे पीवाईक्यूज उतने नहीं आते, वो लो यील्डिंग टॉपिक्स हो गए। डेरिवेशंस हो जाते हैं। आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर को देखो, उसमें कुछ कुछ डेरिवेशन आ रखे हैं, बट क्या वो डेरिवेशन हर साल आते हैं? या क्या वो डेरिवेशन 10 मार्कर में आते हैं? नहीं, वो 15 मार्कर वगैरह में आ रहे होते हैं। तो आप उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी डेरिवेशंस को हम उतना टाइम नहीं देंगे, उसको लो प्रायोरिटी पर रखेंगे बेसिकली। कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स के बहुत सारे टॉपिक हो गए, या फिर मॉडर्न अलजेब्रा का लास्ट वाला पोर्शन हो गया, जहां तक हम पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इन टॉपिक्स को भी हम लो प्रायोरिटी पर रखेंगे, थोड़ा लोअर प्रायोरिटी पर रखेंगे। इन शॉर्ट, हम स्ट्रेटेजिक लीविंग पर फोकस करेंगे, कि स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन, कि हम किस पोर्शन को एलिमिनेट कर दें अभी, स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन।
क्या ये गलत बात है? हमको तो, हम आइडियल स्टूडेंट हैं, हमको तो पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, एंड टू एंड पढ़ना चाहिए और हमको तो 300 प्लस मार्क्स लाने हैं, ऐसे हमारे मार्क्स नहीं आ पाएँगे। देखिए, अगर आपने इन टॉपिक्स पर ज़्यादा टाइम दे दिया ना, तो जो आपका ईज़ी टॉपिक है, उस पे आप परफेक्शन नहीं ला पाओगे। उन टॉपिक्स में आप परफेक्शन लाओ, उनके ओडी के कोई भी सवाल आ जाएँ, आपके वो होने चाहिए। बट अगर आप डेरिवेशन में टाइम देने लग जाओगे, जो अल्टीमेटली आपको लगेगा कि अभी आप अच्छे से कर रहे हो, बट आप 3 दिन के बाद फिर से भूल जाओगे। है ना? और इवन ऐसी चॉइसेस आएँगी एग्ज़ाम में कि आप उनके बजाय ईज़ी टॉपिक को ही चूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर 2 में अगर एलपीपी का कोई क्वेश्चन मैं चूज़ करूँ या फिर या न्यूमेरिकल एनालिसिस का चूज़ करूँ या फ्लूइड डायनामिक्स का चूज़ करूँ, तो डेफिनिटली मैं न्यूमेरिकल का चूज़ करूँगा, अगर फ्लूइड का डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो। तो हम हमारे पास चॉइस है इनको लीव करने की, इसलिए भी हम लीव कर रहे हैं, उन चॉइस को यूज़ कर रहे हैं, है ना? इसलिए हमको इसमें शाय नहीं करना और ऑब्वियसली हम पूरा लीव नहीं कर रहे हैं, हमें प्रायोरिटी अभी कम दी है। पहले हमारी बाकी चीज़ें हो जाएँ, फिर हम इन टॉपिक्स पर वापस आके इनको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ लर्न एंड अप्लाई। इस पोर्शन में हमको मेजर फोकस करना है लर्न एंड अप्लाई पर। लर्न एंड अप्लाई क्या है? जीएस में भी और इवन मैथ्स में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना लर्न करने पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना जीएस में नोट्स बनाने पर, इधर-उधर के मटेरियल के पीछे जाने पर। आप एक बेसिक आपके पास मटेरियल होना चाहिए, उस मटेरियल को यूज़ करके आप अपनी आंसर राइटिंग करिए, डेली आंसर राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, टेस्ट पेपर लिखिए। दैट इज़ एप्लीकेशन, आप उसे अप्लाई कर रहे हैं। एक बेसिक मटेरियल आपको मिल गया, आप उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली मैथ्स में आप बेसिक थ्योरी पढ़िए, है ना? एक लेवल तक आप रीड कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। अप्लाई कैसे करेंगे? पीवाईक्यूज करके, है ना? प्रॉब्लम सॉल्व करके, नोट्स के क्वेश्चन करके, बुक से क्वेश्चन करके, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस करके। बहुत क्वेश्चन है मार्केट में, नहीं मिल रहे तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा। बट द थिंग इज, लर्न कम, अप्लाई ज्यादा। लर्न कम, अप्लाई ज्यादा। कैसे लर्न करें सर? अब तो टाइम ही नहीं बचा ज्यादा लर्न करने का। ये वो लर्न नहीं है कि आप नई चीज सीख लें, ये है कि आप पुरानी चीज को ही रिवाइज कर लें थ्रू रिवीजन शीट्स, है ना? बहुत सारे टॉपिक है, हमने बार बार वीडियोस में डिस्कस किया है। आप रिवीजन शीट्स के थ्रू या फिर जो आपके समरी नोट्स हैं उनके थ्रू इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। ओडी हो गया, पीडी हो गया, कैलकुलस हो गया, वेक्टर हो गया, स्टैटिक्स डायनामिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एलपीपी, न्यूमेरिकल, कॉम्प्लेक्स। इन सब टॉपिक्स को आप इजीली, रियल एनालिसिस, इन सब टॉपिक को आप रिवीजन शीट से जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट में आप अपनी मास्टरी हासिल कर सकते हैं। बस रिवीजन करो, उसके बाद हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिमुलेशन। देखिए, टाइम का मैं मैनेज करना ना करना वो हमने अभी देखा, और उतना इम्पॉसिबल भी रहता है आप 100% अच्छे से मैनेज कर लें। कुछ चीज़ें छूटती हैं दी डे तक, और फिर आप कुछ चीज़ें जानकर भी छोड़ देते हो क्योंकि आप में उतनी एनर्जी नहीं रहती। बट 2-3 चीज़ें नहीं छोड़नी। एक तो अभी हमने क्या देखा? एप्लीकेशन, दैट इज प्रैक्टिस इन बोथ जीएस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज सिमुलेशन। सिमुलेशन सिमुलेशन ऑफ व्हाट? सिमुलेशन ऑफ पेपर। आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, बट आपको एक बार सिमुलेट करना है कि डे 1 पर आप ऐसे दे दें, डे 2 पर आप जीएस 1 एंड जीएस 2 दे दें, डे 3 पर आप जीएस 3 एंड जीएस 4 दे दें। 1-2 दिन का गैप देके आप ऑप्शनल का पेपर 1 एंड पेपर 2 दे दें। ये सिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अगर आपने इधर नहीं लिखा तो आप वहां पर गिव अप कर सकते हैं। जीएस 3-4 तक आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इससे यू कैन इंक्रीज योर स्टेमिना। आप कैलकुलेशन पर काम कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट पर काम कर पाएंगे, एरर्स पर काम कर पाएंगे, और बेसिकली आप अपने फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन से जीत पाएंगे सिमुलेशन को करके। इन सबसे बहुत ज्यादा बड़ी बात यह है, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनको तो ये काम करना ही है, क्योंकि सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वालों को पता है। कॉन्फिडेंस किस चीज का आएगा? कि यू कैन डू दिस, आप इस टाइम फ्रेम में चीजों को कर सकते हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार करना है। लास्ट पॉइंट में जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज सर, जीएस और मैथ्स चलेगा अभी 40 डेज तक, आप दोनों चलाओ, जीएस भी मैथ्स भी। लास्ट के एक हफ्ते या लास्ट के 5-6 दिन इन 40 डेज में आप मैथ्स को या फिर अपने ऑप्शनल को ज्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि आने वाले जो लास्ट के 10 दिन है, 39 दिन के बाद वाले जो 10 दिन है, उसमें आप मेजर फोकस जीएस पर ही कर रहे होंगे, जीएस का रिवीजन कर रहे होंगे और उसका सिमुलेशन दे रहे होंगे।
मैथ्स का सिमुलेशन आप इधर ही दे दीजिएगा, ठीक है? आपको एक चीज़ समझ आई? तो मेजरली हमको एग्ज़ॉस्ट नहीं होना, हमको बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करते जाना है, हमको ज़्यादा डिग इन नहीं करनी चीज़ें, कंप्लीशन पर फ़ोकस करना है ज़्यादातर टाइम और मेजर फ़ोकस हमारा क्या रहेगा शेड्यूलिंग करके एप्लीकेशन पर काम करें, है ना? तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और बेस्ट ऑफ लक। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे से मैथ्स को या आपका जो भी ऑप्शनल है उसके साथ जीएस को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।